डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, सेक्शन 35। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निर्वाचन। निर्वाचन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। पहले कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं। एक बार लिख लो फिर मैं आपको समझा देता हूँ। यह धारा 7 का अपवाद है। पहली बात मैंने ये लिखी है, एक्सेप्शन टू सेक्शन 7 ऑफ टीपी। दूसरा लिखा है इसके क्या होता है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, क्या क्या कब कहा जाता है कि आपके पास निर्वाचन का अधिकार है। और एक यहाँ टर्म आएगी डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्या होता है कैसे होता है, उसको क्या क्या उपचार है, निराश अंतरित के उपचार। धारा 7 का अपवाद है, आवश्यक तत्व है, निराश अंतरित के उपचार। 3 हेडिंग में हम पढ़ेंगे, एक बार इसे छोड़ दो। लिख लिया हो तो इधर आ जाओ। इलेक्शन जानते हैं क्या होता है? चुनाव। इसे डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन क्यों बोलते हैं? यहां किसी व्यक्ति के पास चुनाव का अधिकार है। चुनाव मतलब ऑप्शन है, या तो ये चूज कर लो या फिर ये चूज करो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। कुछ चीजें समझे। पहली बात, ये 1882 में लिखा हुआ है। आज के समय में मैं ये शॉर्टी से कह सकता हूँ, ऑन रिकॉर्डेड क्लास कह सकता हूँ कि ऐसे ट्रांजेक्शन ना के बराबर होते हैं। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल तो है चलो, पर लोग ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। यहां पर एक ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ना तो वो एंटाइटल है, धारा 7 याद करो। कौन प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? सबसे पहले जो संविदा करने में सक्षम। याद आ रही है धारा 7? पहला क्या लिखा था? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट टू। दूसरा क्या लिखा था? 2 पॉइंट थे। ए, एंटाइटल टू प्रॉपर्टी, या तो प्रॉपर्टी का क्या है? हकदार है, और ऑथराइज्ड बाय पर्सन हु इज एंटाइटल। जो प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल है उसके द्वारा क्या किया गया हो? यानी कौन व्यक्ति प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है? जो संविदा करने में सक्षम हो, एक। ठीक है। दूसरा, जो प्रॉपर्टी का मालिक हो, ओनर हो, एंटाइटल हो, हकदार हो, या तो वो खुद, या फिर उसके द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया आपने, आपने किसी को लिखित के अंदर ऑथराइज कर दिया, ऐसा कोई व्यक्ति। परंतु धारा 35 इस सबका अपवाद है। यहां जो पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट तो है, परंतु ना तो वो प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल है और ना ही वह ऑथराइज। फिर प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर हो सकती है? सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, क्योंकि धारा 7 क्या कहती है? प्रॉपर्टी वही व्यक्ति ट्रांसफर कर सकता है जो या तो एंटाइटल हो या ऑथराइज। यहां ये दोनों ही शर्तें पूरी नहीं हो।
यहाँ व्यक्ति ऑथराइज तो हो रहा है, परंतु धारा 7 में जो ऑथराइजेशन है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर से पहले। यहाँ ऑथराइजेशन जो मिल रहा है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बाद मिल रहा है। कब मिल रहा है? एक बार आपको ऊपरा ऊपरी, ताकि आप चीजें मैं जो बोल रहा हूं समझ पाए, ऊपरा ऊपरी एक बात बताना चाहता हूं। ये कैसा सा है सिस्टम? मेरा एक मित्र है मान लीजिए, उनको जयपुर में कोई बिजनेस करना, ठीक है? क्या हुआ? मेरे एक दोस्त है, उनको जयपुर में कोई खुद ही आया उमा शंकर, जयपुर में कोई बिजनेस करना है, 50 रुपए खुद के खुद ही जमा कराओ। तो उनको एक प्रॉपर्टी चाहिए जयपुर के अंदर, कोई शॉप वगैरह चाहिए। मित्र का नाम रख लेते हैं, कुछ भी एक्स रख लेते हैं। मेरे पास प्रॉपर्टी है, बीकानेर में है। मैं इनको जयपुर में प्रॉपर्टी देना चाहता हूं, पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं। गिफ्ट करना चाहता हूं या जो भी है, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे पास है नहीं। मेरे पास कहाँ है? बीकानेर। कान्हा राम जी के पास जयपुर में प्रॉपर्टी है, पर वो उनके काम की नहीं है। उन्हें अपना ही मित्र बढ़ाना है, और उन्हें कहाँ चाहिए? बीकानेर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मेरी संपत्ति जो बीकानेर में है वो किसको ट्रांसफर कर दूं? कानाराम जी को। क्या इसके लिए तो ऑथराइज हूं मैं? हाँ या ना? और बदले में कानाराम जी की प्रॉपर्टी जो है जयपुर में, वो मेरे मित्र एक्स को ट्रांसफर कर दूं। क्या ऐसा हो सकता है? इसी का तरीका बताया धारा 35। इसमें क्या करते हैं, मैं कानाराम जी की ये जो प्रॉपर्टी है जयपुर में, कानाराम जी के पास कहाँ है प्रॉपर्टी, उसे मैं अपने दोस्त एक्स को ट्रांसफर कर रहा हूं, और बदले में कानाराम जी को मेरी जो प्रॉपर्टी बीकानेर में है वो ट्रांसफर कर रहा हूं। तो ये प्रॉपर्टी यहां देने के लिए तो मैं एलिजिबल हूं, पर कानाराम जी की प्रॉपर्टी मैं एक्स को देने के लिए एलिजिबल, क्या मैं इंटाइटल टू प्रॉपर्टी हूं कानाराम जी वाली जयपुर की प्रॉपर्टी के लिए? नहीं। क्या मैं ऑथराइज हूं? नहीं। दोनों ही नहीं। तो यह धारा 7 का अपवाद कहा जाता है, क्योंकि यहां कोई व्यक्ति ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है जो उसकी स्वयं की नहीं है, ना ही वो ट्रांसफर करने के लिए ऑथराइज, और बदले में जिसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है उसको कोई प्रॉपर्टी या कोई हक या कोई पैसा या कोई कुछ चीज देता है। इसे डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन क्यों बोलते हैं? यहां अब कानाराम जी के पास एक ऑप्शन है, या तो इस ट्रांजेक्शन में हम ही कर दे। हाँ करेंगे तो क्या होगा, इनकी जयपुर की प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी? एक्स के पास, और इनको जहां बीकानेर में पोर्ट्स जगह में प्रॉपर्टी चाहिए वो इनको मिल जाएगी। या दूसरा ऑप्शन है इस ट्रांजेक्शन को मना कर, मना करेंगे तो इनकी इन्हीं के पास रह जाएगी, और इनके पास भी कोई बीकानेर वाली प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ या ना? क्या ये ऐसा कर सकते हैं कि बीकानेर वाली तो ले ले और जयपुर वाली ना दे? नहीं कर सकते। यही पूरा खेल है सारा का सारा डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। मैं इसे वापस समझाऊंगा, एक बार के लिए सिर्फ इसलिए बताया गया कि यहां आपको ये पता चल जाए कि यहाँ ना तो ट्रांसफर इंटाइटल है, पर क्या मैं बीकानेर में जो कानाराम जी की प्रॉपर्टी थी उसे ट्रांसफर करने के लिए इंटाइटल हूं क्या? क्या कानाराम जी ने हामी भरी हुई है क्या मेरे को? नहीं। ट्रांसफर पहले होता है और बाद में किससे हामी ली जाती है? पर्सन एंटाइटल टू प्रॉपर्टी। पहले मैंने कानाराम जी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी मेरे दोस्त को, और देन आफ्टर इनसे पूछा क्या आप हामी भर रहे हैं क्या, यानी ऑथराइजेशन तो हो रहा है पर बाद में हो रहा है, पहले नहीं। इसलिए इसको धारा 7 का क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। सर ऐसे पहले होता था क्या? जी हाँ होता है, बहुत होता है।
आज के समय में ऐसे ट्रांजैक्शन की जगह थोड़ी कम है, परंतु पहले ऐसे ट्रांजैक्शन हुआ करते थे। मान लीजिए मैं यहाँ जो भी कहीं जमींदार हूँ, शासक हूँ, राजा हूँ, कुछ भी, डजेंट मैटर, या मेरे पास खूब जमीनें हैं इस गाँव में। तो जमीनें पहले ही बिना मालिक के नहीं थी, सब जमीनें काश्तकारों में या गांव वालों में बांट दी जाती थी। हुआ क्या, पहले गांव के अंदर मान लीजिए 20 लोग रहते थे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वहां पे जो भी मैं संभालता हूँ गांव में जमींदारी जमीनों को, तो मैंने सभी गांव वालों को वो जमीन बांट रखी थी, 20 लोगों को। अब गांव में कहीं से पलायन करके या कहीं से किसी कारण से हमने किसी एरिया से कुछ कैदियों को छुड़ाया, कुछ ऐसा किया, तो वो लोग भी हमारे गांव में आके बस रहे। तब उन्हें भी क्या चाहिए, जमीन चाहिए। जमीन तो मैंने पहले ही लोगों में बांट दी। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये पूरा गांव है, इसमें जमीन मैंने बांट रखी है, ठीक है, अलग अलग लोगों में। ये एक्स के पास है, ये वाई के पास है, ये जेड के पास है, तो अलग अलग। यहाँ ये जमीन खाली पड़ी, खाली मतलब ये किसी एक व्यक्ति के पास है, मान लीजिए पी नाम के व्यक्ति के पास है। अब जब गांव में नए लोग आते हैं तो मैं क्या कहूंगा पी को, मैं तेरे को देता हूं 100 गायें। क्या देता हूं, और बदले में ये प्रॉपर्टी देता हूं जो नया व्यक्ति आया है उस, या मैं तेरे को देता हूं 1000 चांदी के सिक्के, और बदले में ये प्रॉपर्टी किसे देता हूं। ऐसे ट्रांजैक्शन हुआ करते थे। अब ऐसे ट्रांजैक्शन की सीमा ना के बराबर है। कि भाई आप अवर्ण क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि मैं शासक हूं, मुझे कोई मना नहीं करेगा, पर रिटेलर सही नहीं हो सकती, जिसकी प्रॉपर्टी में आगे ट्रांसफर कर रहा हूं उसे भी कुछ देना पड़ेगा बदले के अंदर। तो वो क्या करते थे, उसे दे देते थे कोई पैसा, और उसकी प्रॉपर्टी आगे जो भी नया व्यक्ति है जिसे जमीन की आवश्यकता है उसे ट्रांसफर कर दिया। हालांकि यहाँ ट्रांसफर जो है उसका उस जमीन में कोई हित नहीं, बिना, ना तो वो एंटाइटल है ना ही वो ऑथराइज है, फिर भी वो क्या कर रहा है, आगे ट्रांसफर कर रहा है। यहाँ जिसकी प्रॉपर्टी, पी की प्रॉपर्टी हो रही है ट्रांसफर, उसके पास राइट हो जाएगा, राइट टू इलेक्ट। क्या राइट है, ये प्रॉपर्टी जो इतना हिस्सा है वो एन को दे दे और 1000 रुपए रख ले, आया ना। या फिर कह दे कि साहब मन को ही 1000 रुपया कौन चाहिए। अगर ये कह देते हैं 1000 रुपए नहीं चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी इसकी इसी के पास रह जाएगी, और 1000 रुपए देने वाले के पास रह जाएगी। इट इज डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, ये इतना सा। क्लियर। तो पहली चीज यहां जो समझनी थी वो क्या थी, एक ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है जो खुद प्रॉपर्टी में ना तो इंटाइटल है ना ही ऑथराइज है। क्लियर। तो यानी कोई व्यक्ति, कोई ट्रांसफरर किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति किसी अन्य में ट्रांसफर कर रहा है, बदले में जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है उसे कुछ ना कुछ दे रहा है, प्रॉपर्टी दे रहा है, पैसा दे रहा है, वस्तु दे रहा है, डजंट मैटर। तो जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है उसके पास ये राइट टू इलेक्ट है कि वो या तो पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन को हाँ करे या पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन को मना। वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं 100 गायें तो रख लूंगा पर प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं दूंगा। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं 1000 चांदी के सिक्के तो रख लूंगा तो पर प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। या तो पूरे के पूरे को एक्सेप्ट करे या पूरे के पूरे को डिनाई करे। इतनी सी पूरी कहानी है इस सेक्शन में जो आज पूरे दिन में मिला के हमें पढ़नी। कोई दिक्कत है यहां तक? आइए थोड़ी थोड़ी शुरुआत करते हैं। क्या ये इतनी सी बात आप में से सबको समझ आ गई क्या? यह धारा 7 का अपवाद है, ये तो समझ आ गई क्या? क्योंकि यहाँ जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वो ए कर रहा है, ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है बी की। किसकी? बी की। किसे? सी की। तो ना तो ए एंटाइटल है प्रॉपर्टी के लिए ना ही बी ने ऑथराइज किया है। ए ने सीधी सी को क्या कर दी, बी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, और बदले में बी को भी क्या दे दिया, कुछ दे दिया। यहाँ बी के पास अब राइट है, ऑप्शन है कि वो या तो इस पूरे ट्रांजेक्शन को हाँ करे, हाँ करेगा तो इसकी प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी, ए से जो मिल रहा है वो ले ले, या ना करे, ना करेगा तो दोनों ही ट्रांजेक्शन नहीं होने वाले। क्लियर हो रहा है क्या?
आ जाओ। यानी ऑथराइजेशन तो मिल रहा है ट्रांसफर का, पर कब मिल रहा है? आफ्टर आफ्टर ट्रांसफर, बिफोर ट्रांसफर ऑथराइजेशन नहीं। आइए पढ़ते हैं धारा 35 क्या कहती है, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन हेडिंग और देन आफ्टर क्या लिखा है, इलेक्शन व्हेन नेसेसरी, कब आवश्यक है इलेक्शन। हालांकि मुझे इस धारा में कई तकलीफें हैं, और शायद उन तकलीफों का कारण यही हो सकता है कि यह बहुत अलग समय में बनी है, परंतु कुछ एक ऐसी तकलीफें हैं जो मैं शायद आपसे साझा कर भी लूं। वो तकलीफें चाहे किसी भी समय में बनी हो, उचित नहीं थी। जिन चीजों से मैं यहाँ पे इत्तेफाक नहीं रखता, वो चीजें ऐसी है जो चाहे कभी भी बनी हो वो उचित नहीं थी। बात करेंगे अगर मूड हुआ तो। आइए चलते हैं। इलेक्शन व्हेन नेसेसरी, निर्वाचन कब आवश्यक है। वेयर ए पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर, प्रोफेसेस, अंडरलाइन द वर्ड प्रोफेसेस। व्हाई प्रोफेसेस? मतलब प्रोफेस मतलब दिखावा, दिखा रहा है कि मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, एक्चुअल में नहीं कर रहा है। ए बी की प्रॉपर्टी सी को दे रहा है, या दे सकता है क्या? नहीं, नहीं सकता। तो वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर करने का एक तरीके से दिखावा ही तो हो गया। मैं कानाराम जी को कहता हूं कि अभिषेक जी की प्रॉपर्टी है मेन जयपुर रोड पे, वो मैं आपको देता हूं, और बदले में अभिषेक जी आपको 1 करोड़ देता हूं। मैं कौन होता हूं वो प्रॉपर्टी कानाराम जी को देने वाला? हाँ, अगर इस पूरी बात पे हामी भर देते हैं अभिषेक जी, तो ये ट्रांजेक्शन हो सकता है, वरना ये हो ही नहीं सकता। तो तब तक इसे क्या बोलेगा है, क्या कर रहा है, प्रोफेसिस, प्रवचना करता है, दिखा रहा है कि मैंने ट्रांसफर किया है, जबकि एक्चुअल ट्रांसफर नहीं है ना। इसीलिए तो धारा 7 के मना करने के बाद भी ट्रांसफर हो रहा है। एक्चुअल में देखें तो धारा 7 का अपवाद नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ऑथराइजेशन, पहले तो वो सिर्फ दिखावा कर रहा है ट्रांसफर का। एक्चुअल ट्रांसफर तो कब कंप्लीट हो रहा है, जिस दिन अभिषेक जी हामी भर रहे हैं। यानी ट्रांसफर तो तभी हो सकता है जब या तो इंटाइटल पर्सन करे या ऑथराइज पर्सन करे, वरना तब तक तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर का दिखावा मात्र हो रहा है। एक्चुअल ट्रांसफर कब टेक इफेक्ट करेगा, कब ट्रांसफर हुआ माना जाएगा, जिस दिन अभिषेक जी हामी बन, यानी बी हामी बन। आइए बढ़ते हैं। हम्म। कुछ ही मान लो, उस समय के हिसाब से ये इस प्रोस्पेक्टिव से नहीं लिखा हुआ दलाली, अभी के संबंध में मान सकते हैं आप। हाँ, वही वो कह रहे हैं, पर अभी के संबंध में हो सकता है, उस समय इस संदर्भ में इसको ना लिखा गया ना अपनाया गया। पहले जो मैंने आपको थोड़ा सा डीप जाके बताने की कोशिश की कि ऐसा हुआ करता था कि लोग अपने आप को बाकी जो प्रजा है उससे थोड़ा सा ऐसा समझते थे कि हम इनके डिसीजन ले सकते हैं इनके भले के लिए, तो वो ऐसा करते भी थे और लोग मना भी नहीं करते थे। इनकी प्रॉपर्टी मैंने उनको ट्रांसफर कर दी और इनको बदले में क्या दे दिया, कोई और प्रॉपर्टी दे दी, संपदा दे दी, या जो इनको आवश्यकता है वो चीज दे दी। और फिर ये आदमी हाँ भी भरते थे, दबाव के कारण मानो, या मेंटल दबाव के कारण, किसी भी कारण हाँ भी भरा ही करते थे। ये उस हिसाब से होती थी। अब के हिसाब से आप ब्रोकर, दलाल, जो भी बोलना चाहो बोलिए। वेयर ए पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी विच ही हैज नो राइट टू ट्रांसफर, यानी पहला ही पहला क्या हो गया, असेंशियल एलिमेंट क्या हो गया, ए पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी, विच ही हैज नो राइट, जिसमें उसका कोई अधिकार नहीं है ट्रांसफर करने का। तो पहला तो ये इंग्रेडिएंट होता है इसका, एक व्यक्ति ने ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की प्रयोजना की है जिसे
ट्रांसफर करने का उसका कोई अधिकार नहीं। इसीलिए सिर्फ प्रवंचना बोल रहे हैं, अगर अधिकार होता तो ट्रांसफर ही हो जाती। अभी सिर्फ दिखावा मात्र है कि मैं आपको कानाराम जी वो प्रॉपर्टी दे रहा हूं जो अभिषेक जी की है। ये मैंने सिर्फ दिखावा किया क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं हूं ट्रांसफर के लिए, क्योंकि धारा 7 मना करती है। और आगे क्या करता है, एंड प्लस एज ए पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एज ए पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है तो ये पूरा ही डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन ही नहीं लगेगा। उसी इंस्ट्रूमेंट में उसी ट्रांजैक्शन के भाग के तौर पे मैं कानाराम जी आपको अभिषेक जी की प्रॉपर्टी दे रहा हूं और बदले में अभिषेक जी आपको 1000 रुपीज दे रहा हूं। सेम में होना चाहिए। मैं कानाराम जी आपको अभिषेक जी प्रॉपर्टी दे रहा हूं और अलग से इनको कहूं मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूं, तो ये क्या कहेंगे, 1000 रुपए रख लेंगे और प्रॉपर्टी वाला डिनाई कर सकता है। क्या होना चाहिए, सेम ट्रांजेक्शन। या तो पूरा पूरा अभिषेक जी को हाँ करना पड़ेगा या पूरा पूरा ना करना। सेम ट्रांजेक्शन जरूरी है, ध्यान रखिएगा, वरना डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन लगेगा ही नहीं। एंड एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन कन्फर्स एनी बेनिफिट, किसे, टू द ऑनर, ऑन द ऑनर ऑफ द, क्या समझ आ रही है? क्या किया है इन्होंने, ए ने बी की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मोती महल। क्या नाम है, मोती महल। ये मोती महल जो किसकी प्रॉपर्टी है, बी की। ए ने वो मोती महल किसको ट्रांसफर कर दिया, सी। क्या ट्रांसफर किया है, क्या करने के लिए एलिजिबल है, क्या नहीं। और बदले में बी को क्या दिया है, 1 करोड़ रुपए। कितने रुपए, यही बोला अभी तक। ए प्रोफेसेस टू ट्रांसफर ए प्रॉपर्टी विच ही हैज नो राइट टू ट्रांसफर। ए ने एक ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है जिसे ट्रांसफर करने का उसे कोई हक नहीं है। प्लस एज ए पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, इसी डीड में, इसी कागज में, कन्फर्स एनी बेनिफिट टू द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। और इसी ट्रांजेक्शन में इस मोती महल के बदले में ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी कौन है, बी को कोई ना कोई हक दे दी। प्रॉपर्टी दे दी है, पैसा दे दिया, डजेंट मैटर, मैंने पैसे का एग्जांपल लिया, आप प्रॉपर्टी का भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए ने एक संपत्ति किसे दी, सी को, जो उसकी नहीं है, और बदले में अपनी कोई संपत्ति किसे दे दी, बी को दे। ये अभी तक इतना ही हुआ है। अगला सर, अब क्या राइट, क्या है बी के पास, क्या है ऑप्शन, आइए यही तो है, सच ऑनर मस्ट सिलेक्ट either to confirm such transfer or dissent from it. Such honor has right to elect. क्या है, 2 राइट है, या तो कंसेंट कर दे इस पूरे पे, कंफर्म सच ट्रांसफर, या फिर क्या कर दे, मना कर दे। किसके पास है ये राइट, ऑनर, प्रॉपर्टी का एक्चुअल ऑनर कौन है, बी है। बी के पास ये राइट है, या तो इस पूरे ट्रांजेक्शन को हाँ कर दे, यानी क्या होगा, हाँ कर देगा तो क्या होगा बताओ, 1 करोड़ रुपए बी के हो जाएंगे और बी का मोती महल किसका हो जाएगा, सी। या मना कर दे तो क्या होगा, मोती महल बी के पास रहेगा और 1 करोड़ ए के। क्या ऐसा हो सकता है कि 1 करोड़ तो ले ले और मोती महल रख ले अपने पास? इन्होंने बोला या तो पूरे के पूरे को कंफर्म करो या पूरे के पूरे को डिनाई। ना तो मोती महल जाएगा ना ही 1 करोड़ आएंगे, या फिर दोनों होंगे, 1 करोड़ आएंगे और मोती महल आपसे जाएगा। क्लियर, क्लियर, ठीक। एंड इन द लेटर केस, अगर आपने मना कर दिया है कि मैं मोती महल नहीं दूंगा, यानी डिसेंट फ्रॉम इट, तो क्या होगा,
ही शैल रिलिंक्विश द बेनिफिट सो कंफर्म्ड, यानी उसको जो बेनिफिट मिल रहे हैं, यानी उसको जो 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, उसे उसको भी छोड़ना पड़ेगा। यदि पहले से ले चुका है तो उसे वापस लौटाने पड़ेगा। And the benefit so relinquished shall revert to the transferor or his representative as if it had not been disposed of। और अगर वो 1 करोड़ रुपए किसके पास आ चुके हैं, बी के पास आ चुके हैं, और बी ने मोती महल देने से मना कर दिया है, तो वो 1 करोड़ रुपए बी को वापस किसे लौटाने पड़ेंगे, ए को या ए के घर वाला। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। इतना सा था एक्चुअल तो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, बाकी तो एक्सप्लेनेशंस, एक्सेप्शंस वो। यहाँ इतनी सी कहानी है, एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को जो मालिक नहीं है किसी अन्य व्यक्ति को, और बदले में जो मालिक है उसे भी कुछ फायदा दे रहा है। तो जो एक्चुअल में मालिक है उसके पास ये राइट टू इलेक्ट है। यहाँ मैंने जानबूझकर एक्ट की लैंग्वेज नहीं लिखी और यहाँ लिखा राइट टू इलेक्ट, ताकि आप बता रहे हैं इसे डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन क्यों बोलते हैं। क्या है राइट टू इलेक्ट? या तो पूरे पूरे ट्रांजेक्शन को हाँ कर दे, हाँ करने से क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी अगले के पास चली जाएगी और जो आपको फायदा मिल रहा है वो मिल जाएगा, या पूरे के पूरे को मना कर दोगे तो आपकी प्रॉपर्टी आपके पास ही रहेगी, पर जो आपने फायदा लिया है या तो नहीं लिया है तो वो मिलेगा नहीं, और ले लिया है तो वापस लौटाना। क्लियर? क्लियर। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत यहां तक है तो पहले वो बोलो। किसको? ए को होता है मैडम, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये 100% या तो देखो ये गिफ्ट के ट्रांजेक्शन में होता है, गिफ्ट में क्या फायदा होता है ये आप सब जानते हैं, या फिर यहाँ पे अभी चर्चा भी आएगी, ए ने हो सकता है सी से पहले कोई पेमेंट ले रखा हो, ये विद कंसिडरेशन भी हो सकता है और विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है, अभी हम पढ़ेंगे उससे समझ आ जाएगा। विद कंसिडरेशन है यानी इसने, ए ने क्या है, कोई होशियार है जैसा आप कह रहे थे, दलाल टाइप आदमी, उसने पहले ही कह दिया था सी को कि आप मेरे को रुपए दे दो भाई, या सी इससे पैसे मांगता है ये साहब पैसा तो को नहीं, मैं थाने फांसी जी की जमीन दिरा देशु, हाँ पड़ोस वाली जमीन खाली है नहीं, क्या है के बाद दिरा दे, के बाद थारी यही को नहीं, के बाद हमारी गारंटी मैं दिरा दूंगा। तो या तो सी इससे कुछ ना कुछ मांगता है, उसके बदले में ये क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है किसको, बी को, या अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, जैसे भी बी को मना रहा है डजंट मैटर, वो उसकी ठेका है। सी को बदले में क्या मिल रही है, वो प्रॉपर्टी मिल रही है जो सी को, तो सी सेटिस्फाई क्यों, प्रॉपर्टी मिल रही है, बी सेटिस्फाई क्योंकि ए से कोई बेनिफिट मिल रहा है, और ए सेटिस्फाई क्यों, क्योंकि सी को जो उसे देना था अब देना नहीं था। या तो ये विद कंसिडरेशन हो सकता है, या विदाउट कंसिडरेशन है तो गिफ्ट है, और गिफ्ट में आपको पता है किसको क्या मिलता है, डजंट मैटर। ऐसा हो सकता है उसका मन हो सी को देने का तो वो वैसे भी दे सकता है। अभी दोनों पढ़ेंगे अभी, बिना फायदे कौन क्या करता है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ पहले, चले आगे नेक्स्ट साइड। अब हमारे पास तीसरी बात है, रेमेडीज टू डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। दिख रहा है ये डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी, निराश अंतरित कौन होता है बताओ। ए ने कहा बी की एक प्रॉपर्टी है, क्या नाम है प्रॉपर्टी का, मोती महल, वो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं किसको, सी को, और बदले में ए बी को क्या दे रहा है, कुछ ना कुछ, अभी रुपए दे रहा था, कितने दे रहा था। अगर बी से हाँ कर देता है तो सी को क्या मिल जाएगा, मोती महल, बी को क्या मिल जाएगा, 1 करोड़, और ए को क्या मिलेगा, गिफ्ट है तो कुछ भी नहीं, और अगर कंसिडरेशन से है तो ये पहले से ही सी से कुछ ले चुका होगा, डजंट मैटर। ठीक है, वो बाद की बात। अगर बी मना कर देता है तो यहां निराश कौन होगा सबसे ज्यादा, निराश अंतरिति, जिसके पास प्रॉपर्टी आनी थी वो कौन था, ए के पास इस एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन में ए से भी प्रॉपर्टी जा ही रही थी, बी से भी प्रॉपर्टी आने वाली किसके पास थी, केवल
सिर्फ फायदे का सौदा किसके लिए था? ठीक है, तो यहां सबसे ज्यादा निराश कौन होगा? सी। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? निराश। और आगे क्या नाम है? अंतरिति। अंतरिति क्यों? जिसके पास प्रॉपर्टी आती है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ही तो बोलते हैं। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, ट्रांसफरर। ये प्रपोज ट्रांसफरर, ये एक्चुअल ट्रांसफरर, यानी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही इज ट्रांसफरी। आया ना? अंतरक, अंतरति। तो निराश अंतरिति कौन है? सी। ये रोएगा बैठ के, अल्ले यार प्रॉपर्टी आई नहीं, अरे और मोती महल चाहिए था मेरे को, तो ये तूने मेरे को वादा किया था मोती महल दिला के लूंगा रहूंगा, मेरे को मोती महल चाहिए। अगर पैसे लेके वादा किया था इन्हें, तो क्या हमारा पैसा ही डूब गया, सारा पैसा भी तू ले लिया और प्रॉपर्टी भी नहीं दिलाई। तो क्या सी ए से पैसे वापस ले सकता है कि नहीं? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? सी को पैसे इसीलिए दिए थे, सी ने पैसे इसीलिए दिए थे। तो निराश अंतरिति के क्या क्या अधिकार है वो हम पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं सेक्शन 3, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है पढ़िए। वेयर द ट्रांसफर इज ग्रेचुअस। ग्रेचुअस क्या होता है? फोकट में। अगर ए सी को प्रॉपर्टी फ्री में देने वाला था, कैसे देने वाला था? फ्री में, यानी सी से कुछ लिया नहीं था, यानी ये उसको क्या दे रहा था? गिफ्ट दे रहा था। ग्रेचुअस तो वही हुआ। ए सी को क्या दे रहा था ये सब ट्रांजेक्शन में? ए बी को दे रहा था 1 करोड़, बी का मोती महल किसको दे रहा था? सी को। और बदले में उसने कभी सी से कुछ भी लिया हुआ नहीं। ग्रेचुअस तो तभी होता है, यानी गिफ्ट दे रहा था। वेयर द ट्रांसफर इज ग्रेचुअस and the transferor has before the election dies or otherwise become incapable of making a fresh transfer। इलेक्शन से पहले ही ट्रांसफरर क्या हो गया है? मर गया। यानी ए यहाँ पे ट्रांसफरर है, ध्यान रखना, क्योंकि ट्रांसफर कौन कर रहा है? ए कर। बी इज ए ऑनर, ए इज ए ट्रांसफरर, सी इज ए ट्रांसफरी। ए अंतरक है, बी स्वामी है, और सी अंतरिति। तो यहां क्या बोला है? वेयर द ट्रांसफर इज ग्रेचुअस। मेरे हिसाब से पढ़ लो, इसको छोड़ो। ए ने बी को दिए 1 करोड़, और बी का मोती महल किसको दे दिया? सी। और बी ने ये रिजेक्ट कर दिया, क्या कर दिया? तो निराश अंतरिति कौन हुआ? डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी कौन हुआ? सी। अगर ए इसे फ्री में दे रहा था, कैसे दे रहा था? फ्री में। हम पहले क्या पढ़ते हैं? फ्री में। फ्री की दो कंडीशन, ए इज फर्दर कैपेबल, ए अभी भी कैपेबल है ट्रांसफर के लिए, जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं। और ए इज डाइड और नॉट कैपिटल। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? ए यानी ट्रांसफरर अब मर चुका है और कैपेबल नहीं। अगर इधर देखो, लिखना नहीं, इधर देखो, ये लिखा हुआ नहीं है बैरेक्ट में, वो चीज बता रहा हूं। ये तो लिखी हुई है, ये नहीं लिखी हुई। सीधा यही लिखा हुआ है कि ट्रांसफरर मर गया है या फिर कैपेबल नहीं रहा है, तब क्या होगा? सीधा ये लिखा है, मैं ये भी बता रहा हूँ। अगर फोकट में ए ने सी को ट्रांसफर की थी, यानी वो गिफ्ट देना चाहता था, उसका मन गिफ्ट का था, वो अपने टाबरों को अपनी वसीयत में प्रॉपर्टी जाए नहीं जाए पता नहीं, टाबरों जाए नहीं जाए, मेरी सेवा हमेशा जिसे इस आदमी ने की है, सी ने, वो सी को कुछ देना चाह रहा था। हाँ या ना? हाँ या ना? अपने टाबरों के हित में से, क्योंकि अगर वो इंटेस्टेट मरता तो टाबरों में जाती, उस हित में से 1 करोड़ किसे देना चाह रहा था? वो सी को, यानी एक प्रॉपर्टी देना चाह रहा था, किसको? सी को। और वो अभी भी देना चाहता है, जिंदा है, कैपेबल है, तो अभी भी दे देगा। अगर बी ने ये ट्रांजेक्शन क्या कर दिया? कैंसिल, तो 1 करोड़ वापस किसके पास आ गए? ए के पास। मोती महल वापस किसके पास आ गया? सी कौन है? डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। पर ए देना चाहता था, देने में सक्षम है, तो अब फिर दे देगा। सी को कुछ नहीं मिलने वाला। नो रेमेडी टू सी। क्यों सर? समझ आ रही है बात? झूठी हाँ मत बोलो। सी को कुछ नहीं मिलेगा अभी। क्यों?
ए कम्पिटेंट है, ए जिंदा है। मैं आपको गिफ्ट देना चाहता था, वो गिफ्ट नहीं गया लॉ के कारण या बी के मना करने के कारण, तो अब मैं दूसरा दे दूंगा, तीसरा दे दूंगा, चौथा दे दूंगा। मैं जिंदा भी हूं और कैपेबल भी हूं। तो विधि कुछ नहीं दिलाई। एक ही इच्छा थी पहले मोती महल देने की, अब कोई स्वर्ण महल देगा, जो इच्छा है वो दे देगा। कोई बात नहीं, मोती नहीं महल नहीं मिला बेटा, तू निराश मत हो, मैं तेरे को उससे भी तगड़ी चीज दिलाऊंगा। यही होता है गिफ्ट में तो। अरे भाई, आपका बर्थडे है, आपके पापा ने प्रॉमिस कर रखा है एक चीज दिलाएंगे, वो लेने गए, वो नहीं मिली किसी कारण, तो पापा क्या कहते हैं, निराश मत हो बेटा, इससे बढ़िया चीज मंगाएंगे तेरे लिए। यही तो होता है, वही ये। फ्री में अगर कुछ दे रहा था, ग्रेचुइटियस था ट्रांसफर, और वह बी ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो सी को कुछ नहीं मिला, तो सी क्या हो गया, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। यहां अगर ए जिंदा है और स्वस्थित है और कैपेबल ट्रांसफर है, तो इस ट्रांजैक्शन के फेल होने के कारण सी को अलग से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये जिंदा है, स्वस्थ है, वो चाहेगा वो वापस दे देगा। क्लियर? तो इस बारे में यहां जिक्र ही नहीं है इस धारा, मैंने पर आपको बता दिया। दूसरा यहां जिक्र क्या है, अगर ए मर गया है और कैपेबल नहीं, बी के हां करने से पहले, बी के हां करने से पहले, बी के मना करने से पहले, जो भी हाँ ना हाँ कर देता है तो सी को कोई दिक्कत ही नहीं। मना कर दिया और उससे पहले ही कौन मर गया, ए मर गया, और तत्पश्चात क्या कर दिया, ए मर गया, तो सी रोज जप रहा है, अरे भाई बी हाँ कर दे, क्योंकि ए कह के गया है मोती महल, और उसको क्या मिल जाएगा, 1 करोड़। अगर बी हाँ कर देगा तो ए के घर वालों से बी क्या ले लेगा, 1 करोड़, मेरे को क्या मिल जाएगा, मोती महल। और मर गया अगर, ए पहले ही मर गया बी के हाँ करने से पहले, और बी ने क्या कर दिया, मना कर दिया, अब सी को क्या मिला, क्या मिला, ए भी अब जीवित। अब ए चाह के भी कुछ और, ए तो मन में क्या सोच के मरा है कि बढ़िया मैं सी के लिए क्या कर गया, मोती महल का इंतजाम कर गया, वो तो यही सोच के गया है, बढ़िया मैंने बी को दे दी 1 करोड़, और बी का मोती महल किसको दे दिया, सी को। मैंने बढ़िया, मेरे जीवन में एक बोझ था, इस आदमी ने मेरी पूरी जिंदगी सेवा की, मैंने इसको क्या दे दिया, बढ़िया घर दे दिया। ए तो ये सोच के मर गया, और पीछे से बी ने क्या कर दिया, इस ट्रांजेक्शन को क्या कर दिया, रिजेक्ट। अब सी को क्या मिला, क्या फ्यूचर में कुछ मिल सकता है, यहां तो फ्यूचर में मिल सकता है, यहां ए क्या हो चुका है, ट्रांसफर मर चुका है, और क्या अब कुछ मिल सकता है क्या सी को, नहीं। तो यहाँ पे लॉ ने एक राइट दिया, यहाँ तो खुद ही वापस दे देता जिंदा है, तो यहाँ लॉ ने राइट दिया कि ये मोती महल कितने रुपए का था, 1 करोड़ तो इसको दिए थे, मान लो मोती महल 80 लाख का था, 90 लाख का था, जितने का भी था, उतने रुपए ये ए के घर वालों से ले सकता, सी ले सकता, ऑफकोर्स, कौन ले। टेंशन में क्यों आ रहे हो, अगर बी हाँ कर देता तो क्या होता, ए तो मर गया है, ये पैसे किसको देने पड़ते, वैसे भी घर वालों में, बी ने मना कर दिया तो भी पैसे किसको देने पड़ेंगे, एक मिनट, अरे भाई प्रॉपर्टी तो किसकी थी, ए की थी ना, ये 1 करोड़ रुपए किसके हैं, भूलो, इधर आ जाओ, टेंशन में बहुत जल्दी आ जाता। ए ने कितने रुपए दिए, 1 करोड़ किसे दिए, बी को, और बी की प्रॉपर्टी मोती महल किसको दे दिया, सी को, और ए मर गया ये ट्रांजेक्शन करके। बी के पास अभी ऑप्शन है हाँ करे या ना करे, इसने मान लो हाँ कर दी तो क्या होगी, वो 1 करोड़ रुपए बी रख लेगा, और सी को क्या चला जाएगा, मोती महल। सी खुश, बी खुश, ए ऊपर भी खुश। ए के मरने के बाद बी ने क्या कर दिया, मना कर दिया, ये मोती महल किसका रहेगा, बी का। ये 1 करोड़ रुपए वापस कहां चले जाएंगे, ए तो है नहीं, ए के एलआर के पास। ये क्या हो गया, निराश अंतरिक्ष। इस निराश अंतरिक्ष को ये राइट है, इस 1 करोड़ में से, किसमें से, इस 1 करोड़ में से इस मोती महल की सारी रेट ले सके। क्लियर? टेंशन की कोई बात नहीं है, 1 करोड़ वैसे भी इन घर वालों का नहीं था, अगर बी हाँ कर देता तो ये 1 करोड़ बी के पास जाता, और मोती महल कहां जाता, सी के पास। बी ने मना भी कर दिया तो भी क्या होगा,
मोती महल तो बी का बी के पास रह जाएगा, पर इस 1 करोड़ में से मोती महल की जितनी भी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो उस पे चार्ज किसका होगा, उस पे अधिपत्य किसका होगा, सी का। ये निराश अंतरिति का अधिकार। क्लियर? चाहे ये फ्री में हुआ था, चाहे पैसे से। उल्टा भी देख लो, सी पैसे मांगता था ए से, ठीक है। ए ने कहा सर पैसा तो वो नहीं, मैं थान के कर सकूं, जमीन दिला सकूं। क्या दिला सकता हूं? जमीन, आपके पड़ोस वाली जमीन। तो ए ने अपनी जो लैंड थी पास में, वो किसको दे दी कि मैं थान जमीन दे सकूं। सी के मैं तारी जमीन को क्या करूं, मन मारे 5 अड़ो मकान चाहिए, 5 अड़ो प्लॉट चाहिए, क्या साहब वो दिला दे। तो ए ने अपना प्लॉट तो किसको ट्रांसफर कर दिया, बी को। और बी का प्लॉट जो सी के पास में था किसको दे दिया, सी। सी से पैसे मांगता था, ध्यान रखना। पिछला एग्जांपल विदाउट कंसिडरेशन था, ये कंसिडरेशन। बी हाँ या ना करता, उससे पहले ही ए क्या हो गया, या ए एक्सपायर होने की जरूरत भी नहीं है यहां पर। बी ने इसको क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं क्या नहीं करूंगा सर, कोई मेरी जमीन नहीं देने वाला। तो ए सी जो है वो ए की ही जमीन पे क्या रखेगा अब, चार्ज। क्योंकि सी इससे पहले से क्या मांगता है, पैसे मांगता है, उसके बदले में ही तो ये प्रॉपर्टी बी को दे रहा था, और बी की किसको दे रहा था, सी को। तो सी अब इस प्रॉपर्टी में से अपने पैसे रिकवर कर। आइए बड़ी, अब पढ़ना शायद समझ आए। वेयर द ट्रांसफर इज ग्रेचुइटस, ग्रेचुइटस तो सब जानते हैं, फ्री में है, गिफ्ट है, राइट। एंड द ट्रांसफरर, ट्रांसफरर कौन है, ए, हैज बिफोर द इलेक्शन died or otherwise become incapable of making a fresh transfer। अगर जिंदा है और कैपेबल टू मेक फ्रेश ट्रांसफर है तो कुछ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये वापस से अब जब जिंदा है, कैपेबल है, तो गिफ्ट ही दे रहा था, फिर गिफ्ट दे दे। उसके बारे में यहां लिखा हुआ नहीं। कब लिखा हुआ है, जब ट्रांसफर ग्रेचुइटियस हो और ट्रांसफरर मर गया है या इनकेपेबल हो गया है, तब। एंड इन ऑल केसेस वेयर द ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन, चाहे जिंदा हो चाहे मर गया है, डजंट मैटर, ट्रांसफर हुआ। अगर पैसों के लिए ट्रांसफर हुआ था तो उन सभी मामलों के अंदर टू द चार्ज ऑफ मेकिंग गुड to the disappointed transferee the amount or value of the property attempted to be transferred to him। जो प्रॉपर्टी उसे ट्रांसफर होनी थी डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर को, मोती महल हो रहा था, उसकी वैल्यू, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, आपने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का प्रयास किया है उसमें, उस पे क्या रहेगी, चार्ज रहेगी, भार रहेगी। चार्ज भार का मतलब क्या होता है, वो प्रॉपर्टी अब हिलजुल नहीं सकती आपकी प्रॉपर्टी। पहले सी को उसका पैसा चुकाओगे, उसके बाद ही उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हो, यूज कर सकते हो, सब कर सकते हो। किसी चीज में भार होना, मान लीजिए ये मेरे शूज पे भार है। अब इस पांव को हिलाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, दैट इज भार, यही भार है, यही चार्ज है। अगर किसी प्रॉपर्टी पे कोई भार है, इस पे मेरी प्रॉपर्टी है, इस पे 2 लाख का भार है, तो प्रॉपर्टी को बेचना है, यूज करना है, कुछ भी करना है, तो पहले क्या उतारने पड़ेंगे, ये 2 लाख रुपए उतारने पड़ेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं, चार्ज। हिंदी वाला बहुत तगड़ा आदमी है, भार। पहली वो भार हटाओ, भार पर बोझ है, पहली वो बोझ है और फिर सारा काम। क्या भाई साहब, उम्र होगी, जाप रहे हो, भगवान मारे एक बोझ है माथे, टाबर पर नाम ना। समझ रहे हो, ये वो वाला ही बार है। पहले वो करना पड़ेगा फिर मर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, पहले प्रॉपर्टी पे जो बोझ है, जो भार है, वो हटाना पड़ेगा। यानी उस मोती महल के जितनी वैल्यू थी उतनी पहले आप हटाओगे तो आपकी प्रॉपर्टी आपकी हो पाएगी। एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा, एग्जाम्पल पढ़ो, एकदम सिंपल सॉर्टेड, सब कुछ समझ आ जाएगा। इधर आओ। सुल्तानपुर ए खेत का खेत सी की संपत्ति, सुल्तानपुर का एक खेत है, किसका एक खेत, सी की संपत्ति, ठीक है। और उसका मूल्य 800 रुपए, कितने रुपए का है सर,
ठीक है भाई। ए उसे दान की लिखित द्वारा, ग्रेचुइटियस दे रहा है, फोकट में दे रहा है। ए इस संपत्ति को गिफ्ट की लिखित के द्वारा किसे दे रहा है गिफ्ट? बी को। बी को अंतरित करने की प्रयोजना करता है। यही तो है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। संपत्ति है सी की, दे कौन रहा है? ए। किसे दे रहा है? बी को। तो ये कौन हो गया? ट्रांसफरर। ये कौन हो गया? ट्रांसफरी। ये कौन हो गया? सी ऑनर। कोई दिक्कत? यही पढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को बेचने की प्रयोजना करता है और उसी ट्रांजैक्शन के द्वारा उस व्यक्ति को कोई हित ट्रांसफर करता है। तो इस ओनर के पास अभी दो ऑप्शन होंगे, या तो पूरे पूरे ट्रांजैक्शन को हाँ करे या मना। तो सुल्तानपुर में एक संपत्ति है सी की, जो कितने रुपए की है? 800 रुपए। उसे ए गिफ्ट करता है किसे? बी को। बदले में अब सी को भी कुछ देगा ये। क्या देता है देखो। और उसी लिखित द्वारा सी को कितने रुपए देता है? 1000। और इसी ट्रांजैक्शन द्वारा सी को कितने रुपए दे दिए? बी को तो क्या दे रहा है? सुल्तानपुर का खेत। सी को क्या दे रहा है? 1000। सुल्तानपुर खेत की कितनी रेट है? 800। ठीक है। सी खेत को अपने पास रखना निर्वाचित करता है। सी कहता है नहीं, मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रहा बी को, और नहीं 1000 रुपए लूंगा। डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी कौन हुआ? डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी कौन हुआ? इसको कुछ नहीं मिला। मिलता तो क्या मिलता है ये बताओ? कितने रुपए का? तो ये 1000 रुपए जो ए किसको देने वाला था? सी को। उस पे 800 रुपए पहले किसके होंगे? बी के। इतनी सी बात है। आइए, सी खेत को अपने पास रखना निर्वाचित करता है, 1000 रुपए का दान उससे वापस ले लिया जाएगा। उसी मामले में ए निर्वाचन से पहले अगर मर जाता है, उसका प्रतिनिधि 1000 में से 800 रुपए किसको देगा? निराश अंतरिम। क्यों? अगर ट्रांसफर ग्रेचुइटस है और ट्रांसफरर इलेक्शन से पहले मर जाता है या इनकेपेबल हो जाता है, तो जितना भी ये जो वैल्यू थी उसमें से जितना डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को मिलना था वो उस पर चार्ज होगा बाहर। क्लियर? यही ऑन विद कंसिडरेशन होता तो भी ये इतने रुपए जितने किसके पास आने थे? बी के पास आने थे। 800 रुपए खेत आना था, 800 रुपए वो काय में ले पाता? 1000 रुपए में से ले पाता। ये एग्जाम्पल हजारों बार एग्जाम में आया है। बच्चे 1000 और 800 में कंफ्यूज हो जाते हैं। ए ने बी को क्या दिया? 1000 रुपए दे रहा है, और बी की संपत्ति किसको दे रहा है? सी को। कितने की? 800। बी ने रिजेक्ट कर दिया। इसको कितने का नुकसान हुआ? 800 का कि 1000 का? तो इसे कितना मिलना चाहिए? लॉजिकल है। बच्चे फिर भी 1000 लिखे आते। वो सोचते ए से तो 1000 जा रहे थे ना। अरे भाई, इसके पास कितने आ रहे थे? ये डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर ही है। इसके बाद आता तो क्या वैल्यू आती? 800 का खेत आता सुल्तानपुर का, तो अभी नुकसान भी कितना है? 800 का है। तो ये 1000 में से कितने रुपए ले सकता है? 800 रुपए ले सकता है। सिंपल। क्लियर? और ये एग्जाम अनगिनत बार एग्जाम में आया हुआ है, अनगिनत बार, कोई लिमिट नहीं। और यही एग्जाम्पल आता है सिद्धार्थ से। ठीक है। तो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी के रेमेडी क्या क्या हो गई बताओ भाई? If transfer is gratuitous, अगर ट्रांसफर कैसा है? फोकट का है, तो दो है इसमें। इफ ट्रांसफरर इज कैपेबल टू फर्दर ट्रांसफर, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो अभी भी कैपेबल है। वो चाहेगा तो और कर देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं। गिफ्ट कर रहा था, गिफ्ट करने की इच्छा है अभी भी उसकी, तो कर देगा। नहीं है इच्छा तो नहीं करेगा। अगले की इच्छा है भाई गिफ्ट को।
और अगर ट्रांसफरर कैपेबल नहीं रहा, इफ ट्रांसफरर डाइड और बिकम इनकैपेबल बिफोर इलेक्शन, तो क्या मिलेगा? और इधर if transfer is for consideration, तो फिर क्या मिलेगा? दोनों में सेम ही चीज क्या है? जो प्रॉपर्टी उसको मिलनी थी डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को, उतनी वैल्यू का चार्ज रह जाएगा किस पे? जो इसने प्रोफेस टू ट्रांसफर किया था उस पर। लैंग्वेज में लिख लो, टू द चार्ज, ये लैंग्वेज बैरेक से लिख लेना, टू द चार्ज ऑफ मेकिंग गुड, क्या सर? द अमाउंट और वैल्यू of the property attempted to transfer, the amount or value of property attempted to transfer। क्लियर? ये तो बैरेक से लिख सकते हो आप। इन दोनों ही सिचुएशन में क्या मिल रहा है सर? इफ ट्रांसफर डाइड और बिकम इनकेपेबल बिफोर इलेक्शन, या फिर ट्रांसफर का ये लिया है कंसिडरेशन। तो जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी के पास जितनी वैल्यू या अमाउंट आना था, उतनी वैल्यू और अमाउंट का उसके पास क्या रहेगा? भार रहेगा, चार्ज रहेगा उस प्रॉपर्टी पे जो कि इस मेन ट्रांसफर ने ट्रांसफर करने का नाटक किया। क्लियर? और अगर ट्रांसफर कैपेबल है फर्दर, तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, ट्रांसफर देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो ना। यहां तक समझ आया क्या? वापस से बढ़ते हैं। ये मेन डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन यहीं खत्म होता है आपका। बाकी चीजें और इधर उधर की और पढ़ेंगे, अभी मेन ये इतनी कहानी थी। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन का सिद्धांत। इसमें क्या है, सिस्टम क्या है? यह धारा 7 का अपवाद है, क्योंकि प्रथम दृष्टया इसके अंदर जो ट्रांसफर होता है वो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी का ना तो इंटाइटल है, हकदार है, ना ही ऑथराइज। एक्चुअल में तो धारा 7 का अपवाद नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर तभी हो रहा है जब ऑथराइज हो जाए, उससे पहले नहीं हो रहा है। परंतु हाँ, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि धारा 7 का। असेंशियल एलिमेंट हमने इसके बड़े क्या क्या थे? ए पर्सन, एक व्यक्ति है, प्रोफेसेस टू ट्रांसफर, ट्रांसफर करने का नाटक करता है, प्रयोजना करता है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें उसका कोई अधिकार नहीं, और उसी सेम व्यवहार से, उसी सेम ट्रांजैक्शन से अपनी कोई प्रॉपर्टी, अपना कोई हित उस व्यक्ति को ट्रांसफर करता है जिसकी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की प्रयोजना कर रहा है। क्लियर? मैंने अपनी प्रॉपर्टी, मैंने अभिषेक जी प्रॉपर्टी कानाराम जी को ट्रांसफर की, और इसी सेम ट्रांजैक्शन से अपनी प्रॉपर्टी किसको दे दी? अभिषेक। हालांकि इसको बहुत सीधे तरीके से लिखा जा सकता था, तो आप सबको बहुत आसानी से समझ आता, पर जानबूझ के लॉ लिखता नहीं। क्या मैं, देखो अभी क्या लिख रहा है? ए ने बी की प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी किसको दी? सी को, और बदले में अपनी प्रॉपर्टी किसको दे दी? बी। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? ए ने अपनी प्रॉपर्टी किसको दी? बी की, और बी की किसको दे दी बदले में? ऐसा लिखता तो बहुत इजी हो जाता, क्योंकि है सेम ही ट्रांजैक्शन, पहले बात की तो बात ही नहीं। मैं एक ऐसा बोलूं कि मैंने अभिषेक जी की प्रॉपर्टी कानाराम जी को दे दी, और बदले में अपनी प्रॉपर्टी किसको दे दी? अभिषेक जी। और एक मैं ये बोलूं मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसको दी? अभिषेक जी को, और उसके बदले में इनकी प्रॉपर्टी किसको दे दी? दोनों में बोलने में बहुत अंतर दिखता है, पर है सेम ही बात। एक में ऐसा दिखता है कि मैंने पहले अभिषेक जी प्रॉपर्टी किसको दे दी? कानाराम,
फिर बदले में अपनी किसको दे रहा हूं? एक में क्या, मैंने ऐसे समझो और तरीके से, मैंने इनको 1 करोड़ रुपए दिए और इनकी प्रॉपर्टी कानाराम जी नाम करा दी। कितना सिंपल लगता है, नहीं लग रहा क्या सिंपल? ये वैसा ही तो है जैसे कि आपके पिताजी आपको कुछ दिलाने गए, जेब से आपके पिताजी ने पैसे दुकान वाले को दिए और उसने वही संपत्ति आपको दे दी। आपको स्कूटी दिलाने गए पापा, जेब से पैसे उन्होंने दिए और स्कूटी आपके नाम करा दी। दिखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, आया ना? तो ये ऐसे नहीं बोला इन्होंने, जानबूझ के कैसे बोला? आपकी प्रॉपर्टी उन्हें दे दी और बदले में आपको क्या दे रहे हैं? कुछ इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो अब आपके पास क्या है, एक राइट है इलेक्ट का, कि आप चाहो तो पूरे ट्रांजेक्शन को हाँ करो, आप चाहो तो ना। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। ठीक है, रेमेडी ऑफ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर पढ़ लिया। यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, अगर ट्रांसफर ग्रेच्युटस है, फोकट का है, फ्री का है, तो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को क्या मिलेगा? और ट्रांसफर चाहे कंसिडरेशन का हो, फ्री का है तो केवल तब जब ट्रांसफरर मर गया है या इनकेपेबल हो गया, और कंसिडरेशन पे है तो हमेशा ही डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को उतनी वैल्यू का चार्ज रहेगा उसके पास जितनी वैल्यू की प्रॉपर्टी उसके पास आने वाली थी। क्लियर? चलो चलें आगे। नेक्स्ट, इसी में देखो इलस्ट्रेशन की बात कुछ लिखा हुआ है। ये हिंदी में पढ़ दिया क्या मैंने, या पढ़ूं? ठीक, धन्यवाद। इन ये तो हो गया। द रूल इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस सेक्शन अप्लाइज वेदर द ट्रांसफर डज और डज नॉट बिलीव दैट विच ही प्रोफेसेस टू ट्रांसफर टू बी हिज ऑन। ये जो आपने अभी बंद पढ़ा है ये तब भी लागू होगा भले ही ट्रांसफरर को ये वहम हो कि ये प्रॉपर्टी मेरी है जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, चाहे उसे पता हो कि ये मेरी नहीं है। दोनों ही संबंध में ये नियम लागू। अभी तो ये वहम वाला सिस्टम रहा ही नहीं, आजकल रजिस्ट्रियां हुए, पट्टा हुए बकायदा। पहले ऐसा होता था, क्या जमीन अपनी इन आग की सीध में जितनी अपनी, आपन ध्यान ही नहीं, एक आधो बीघा दूसरा को भी आवे, है ना? तो अब ऐसा सिस्टम है, अब नापोड़ी है एक एक पाउंडा। पहले यहाँ हो गया, हाँ भाई साहब इतनी, हाँ ठीक है, अपनी है सारी जमीन, कितना बीघा कितना बिस्वा कोई ध्यान ही को नहीं। अब सब पता है सबको, तो ये बोल रहा है चाहे उसको पता हो नहीं हो जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ मेरी है या नहीं है, ये नियम लागू है, कोई खास नहीं। नेक्स्ट पढ़िए, यहां से फिर ट्रिक शुरू है। A person taking no benefit directly under a transaction but deriving a benefit under indirectly need not to elect. ये डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, ए ने बी की प्रॉपर्टी किसे ट्रांसफर कर दी? सी को, और बदले में बी को कोई ना कोई इंटरेस्ट दे दिया। आया ना? अगर बी को ये इंटरेस्ट रखना है तो या तो दोनों ट्रांजेक्शन पे क्या करना पड़ेगा, हाँ, और अगर कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी सी को नहीं दूंगा तो ये भी इंटरेस्ट छोड़ना पड़ेगा। यही तो पढ़ा है हमने। अब ये इसका अपवाद बता रहा है क्या, अगर बी को इस ट्रांजेक्शन के नाते कोई इंटरेस्ट नहीं मिला है, पहली बात सेम ट्रांजेक्शन नहीं है, ए ने बी की प्रॉपर्टी किसे दे दी? सी। एक अलग ट्रांजेक्शन से, और एक अलग ट्रांजेक्शन किया ए ने कि साहब मैं आपको 1 करोड़ देता हूं, तो बी सिर्फ 1 करोड़ रख सकता है और इस ट्रांजेक्शन को मना कर सकता है क्योंकि ट्रांजेक्शन सेम नहीं है। एक ये तो हम पहले ही पढ़ चुके। दूसरा, ए ने बी की प्रॉपर्टी किसे ट्रांसफर कर दी? सी को, बदले में बी के बेटे का एम्स में एडमिशन करवा दिया, और सेम ट्रांजेक्शन में नहीं। ये सेम ट्रांजेक्शन में कह के कराए कि इसके बदले में कराए हैं? इसने दो काम कराए, 1 करोड़ रुपया भी दे दिया और एम्स। ट्रांजेक्शन में लिखा सिर्फ 1 करोड़ की बात की, 1 करोड़ किसके बदले में दे रहा हूं मैं? इस प्रॉपर्टी के बदले में। बाकी एम्स में सर अपने रिश्ते इसलिए मैं एडमिशन भी करा रहा हूं, तो ये एडमिशन को वापस देने की आवश्यकता नहीं। ए ने बी की प्रॉपर्टी किसे दे दी? सी को। बी को दिए 1 करोड़ रुपए, और एक के बी के बेटे को बी को मनाने के लिए 20,000 रुपए और दे दिए। क्या 20,000 वापस देने की जरूरत है क्या? नहीं देने, वापस आई।
ए पर्सन टेकिंग नो बेनिफिट डायरेक्टली, सेम ट्रांजेक्शन में डायरेक्ट उसी ट्रांजेक्शन के लिए पेमेंट आना चाहिए. ए पर्सन टेकिंग नो बेनिफिट डायरेक्टली अंडर द ट्रांजेक्शन बट डिराइविंग बेनिफिट अंडर इनडायरेक्टली नीड नॉट टू इलेक्ट. समझ रहे हैं? उसको कहा मैंने अभिषेक जी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी कानाराम जी की, और कानाराम जी को और अभिषेक जी को कहा कि साहब आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, ठीक है, या दे दी इनको उसी ट्रांजेक्शन में 1 करोड़. अब इनको मनाने के लिए, अभी इनके पास टाइम है, इलेक्शन कभी भी कर सकते हैं इलेक्ट. इनको मनाने के लिए रोज बढ़िया बीकानेरी भुजिया, बढ़िया गुलाब जामुन, बढ़िया रसगुल्ला ले जाऊं कि बेबी बादशाह देना पड़ेगी. उन्होंने एंड टाइम में मना कर दिया, नहीं 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 मैं कानाराम की प्रॉपर्टी, क्या वो भी वापस देने पड़ेंगे क्या? नहीं बिल्कुल. मैं इनको घुमाने ले गया, वो घूमने का बहुत शौक है भाई अगलों को, तो मैंने कहा ये यहाँ राजी हुआ कौन सा, आगे घूम आ जाना राजी हो जाएगी, घुमाने ले गया, क्या उसके पैसे भी वापस देने पड़ेंगे क्या? नहीं. अगर कोई बेनिफिट उस ट्रांजेक्शन में डायरेक्ट नहीं लिया है तो उसे इलेक्शन नहीं करने पे लौटाने की आवश्यकता नहीं. क्लियर? क्लियर. अगला, a person who is one capacity takes a benefit under the transaction may in another descend therefrom. अगर अलग अलग कैपेसिटी में आ रहे हैं तो एक को हाँ कर सकता है, एक को ना. मतलब बी की एक प्रॉपर्टी है, घर में, घर का खेत है, वो ए ट्रांसफर करता है किसको? सी को. ए ने बी की प्रॉपर्टी किसे ट्रांसफर कर दी? सी को. क्या ट्रांसफर किया है? खेत. और बदले में बी का एक एनजीओ है, वहां पे 20 करोड़ का चंदा दे दिया. कितना दे दिया? बी चंदा रख सकता है और खेत देने से मना कर सकता है, क्योंकि बी का खेत पर्सनल कैपेसिटी में है, और जो 20 करोड़ मिले वो किसे मिले हैं? बी को नहीं मिले, किसे? एनजीओ को. तो ये गलती नहीं करने का. बी पैसे भी रख सकता है और प्रॉपर्टी देने से मना भी कर सकता है, क्योंकि कैपेसिटी क्या हो गई? कैपेसिटी होते ही अलग आदमी हो जाते हैं भाई. चले आगे. एक्सेप्शन टू द लास्ट प्रिसीडिंग 4 रूल्स. ये 4 नियम बताएं आपको. पहला नियम, इलेक्शन करना पड़ेगा. दूसरा, चाहे खुद की हो नहीं हो, उसे पता हो नहीं हो. तीसरा नियम, डायरेक्टली नहीं लिया है तो वो इलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. और चौथा नियम अभी अभी पढ़ के आए, अलग अलग कैपेसिटी. इन चारों नियम के अपवाद क्या है सर? Where a particular benefit is expressed to be conferred on the owner of the property which the transferor professes to transfer, and such benefit is expressed to be in lieu of that property. If such owner claim the property, he must relinquish the particular benefit, but he is not bound to relinquish any other benefit conferred upon him by the same. ये मैं आपको पहले अभी अभी बता चुका हूँ. एक ही ट्रांजेक्शन से मैंने अभिषेक जी प्रॉपर्टी कानाराम जी को दी, और उसमें 2 बेनिफिट अभिषेक जी को दी. एक कि मैं आपको इस प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के बदले में 1 करोड़ रुपए दूंगा, अलग से उसमें लिखा है, परंतु उस प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के बदले में और मैं आपको घुमाने भी ले जाऊंगा, और आप घूमने भी चाल. प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के बदले में केवल कितना दिया है? 1 करोड़. अगर मैं प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को मना करते हैं अभिषेक जी, तो इन्हें मुझे वापस कितना लौटाना पड़ेगा? क्या वो घूमने का टूर का पैसा भी देना पड़ेगा? नहीं, वो मैं पहले ही बता चुका. अगला, acceptance of the benefit by person on whom it is confirmed constitute an election by him to confirm the transfer if he is aware. acceptance of benefit, underline the word. आपने इलेक्ट नहीं किया, ट्रांजैक्शन में हामी नहीं भरी, पर जो बेनिफिट मिलना था उसको एक्सेप्ट कर लिए. यानी आपने हाँ कर दी है. अरे भाई, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकती है कंसेंट. आपने इलेक्शन एक्सप्रेस तो नहीं किया, पर आपने जो आपको चीज मिल रही थी वो तो ले ली. तो मैंने कहा ये 1000 रुपया लो और थांगाड़ी संपत्ति किन दे दो. कानाराम ने 1000 रुपया तो ले लिया और कहे नहीं मैं संपत्ति नहीं दूंगा. अगर 1000 ले लिए इसका मतलब हम मान सकते हैं कि आपने अपनी इस पूरे ट्रांजेक्शन को हाँ बोल दिया. जिस व्यक्ति को फायदा प्रदत्त किया गया उस व्यक्ति द्वारा प्रतिग्रहण ही अंतरण की पुष्टि के लिए उस द्वारा किया गया निर्वाचन गठित करता है. अगर आपने फायदा स्वीकार कर लिया है तो मान लिया जाएगा कि आपने इस ट्रांजेक्शन पे क्या बोल दी है? हाँ. आप बाद में नहीं बोल, मैंने कब हाँ बोली?
और भाई मैंने कहा था कि आपकी प्रॉपर्टी कानाराम जी दे दो, बदले में 1000 रुपए ले लो, 1000 रुपए ले लिया आपने, इसका मतलब हाँ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। बेनिफिट आपने ले लिया, इसका मतलब आपकी तरफ से हाँ। If he is aware of his duty to elect and of those circumstances which would influence the judgment of a reasonable man in making an election, or if he waives inquiry into the circumstance, अगर आपकी हरकतों से लग रहा है कि आपको सारी चीजें समझ आ गई है, फिर भी आपने बेनिफिट एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये मान लिया जाएगा आपने प्रॉपर्टी को आगे, अपनी प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर करने और वो प्रॉपर्टी लेने का आपने हामी कर दी। Such knowledge or waiver shall in the absence of evidence to the contrary be presumed. Presumption है एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। कब प्रिजम्पशन कर ली जाएगी कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है बेनिफिट? कब प्रिजम्पशन कर ली जाएगी कि आपने इलेक्ट कर लिया है इस ट्रांजेक्शन में हामी? कब? If the person on whom the benefit has been conferred has enjoyed it for 2 years without doing any act of express consent. 2 साल मैंने आपको आपकी प्रॉपर्टी, आपका जो दुकान थी जयपुर की, वो कानाराम जी को दी, बदले में अपना फ्लैट आपको दे दिया। आपने ना हाँ बोली ना बोली, पर 2 साल से उस फ्लैट में मजे से रह भी रहे हो और उसको भाड़े पे भी जो एक्स्ट्रा था चढ़ा दिया। इसका मतलब 2 साल बाद आप गए नहीं साहब मैंने कब हाँ भरी थी, ये हम प्रिजम्पशन कर ले। अगर 2 साल लगातार आपने बेनिफिट यूज कर लिया है तो ये आज के समय में ये लिमिट कम हो जानी चाहिए। बहुत होते हैं 2 साल सर, बहुत होते हैं 2 साल, है ना। ये पुराने जमाने की बातें हैं जहाँ जमीनों का कोई लेना देना था नहीं। आज भी गांव में जावा 500 रुपये में किराए पर कौन मिले। मैं मकान किराए पे देना चाहूँ ना मेरे गांव वाला, तो 500 रुपये में कोई नहीं लेगा, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। कारण कारण बता सकता है कोई क्यों नहीं लेते? यहाँ 3 BHK है, क्या रेंट हो सकता है? मिनिमम 10,000, 20, 30, 40, 50 की कोई लिमिट नहीं है। रोड पे ही है 35,000 रुपये ले हो 3 BHK, पर गांव में 500 रुपये भी नहीं मिलेंगे। पूरे मकान दे दिया आपको बना के, बताओ 500 रुपये भाड़ा मिलेगा क्यों? रहेगा कौन है? रही तो गांव वाला खुद को मकान है। सामा पैसा लेवे गांव वाला ध्यान में तो रुखाड़ी रखने का, तो झाड़ू पोछा करनी पड़े, ध्यान रखना पड़े, बेटा आदमी मिनट छोड़ना पड़े एक लो सुनसान में। सामने पैसे लेते हैं गांव में रहने के। रेसी कौन तो बढ़त पे लिमिटेड लोग है, बट जा सके बढ़त कोई मैं जाके किसी गांव में मारे एकदम मुझे अच्छा है कि मैं गांव में जाऊं, आस पास कोई लिख में देश जा रहे हूँ 3 महीना, कभी मेरे जचेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो गलती को मार्ट साहब की पोस्टिंग हो जाए तो बे भले ही ले, बाकी इन धरती पर कोई 12 को आदमी गांव में रहेगा कोने 12 तो। और मार्ट साहब ने सब राजी रखे, पता नहीं क्यों। कोई लेवे कौन भाड़ो? मार्ट साहब भाड़ो तोड़ लेगा। ये याद रहेगा 2 साल। यदि 2 साल आपने कुछ इलेक्ट नहीं किया है पर प्रॉपर्टी जो आपको बेनिफिट मिला उसका मस्त यूज ले लिया, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने ये इलेक्ट कर लिया है, पूरे ट्रांजेक्शन में हामी भर दी। एक और है, such knowledge or waiver may be informed from any act of which render it impossible to place the person interested in the property professed to be transferred in the same condition as if such act had not been। मैंने इधर से अभिषेक जी को कुछ दिया और इनकी प्रॉपर्टी किसे दे दी? कानाराम। इन्होंने ना हाँ किया ना किया, 2 साल बेनिफिट यूज ले लिया तो मान लेंगे हाँ कर दी, आया ना। इन्होंने 2 साल की बात ही नहीं है, मैंने इनको दिया उस चीज की पूरी यूटिलाइज कर लिया और वो अब ऐसी कर दी जो किसी काम की नहीं है, फिर कह दिया ना मुझे ट्रांजेक्शन मंजूर नहीं है। एग्जाम्पल पढ़िए, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, मुझे देने की आवश्यकता नहीं। ए बी को एक संपदा अंतरित करता है जिसका सी हकदार है, यानी बी को मैंने जो ट्रांसफर की है प्रॉपर्टी उसका मालिक एक्चुअल में कौन है? सी। और उस व्यवहार के भाग रूप में सी को कोयले की एक खान देता है। बदले में सी को क्या दे दी? सी ने कोई हाँ करी ने ना करी और कोयलो सारो काट लियो। शाम ने लगाई मशीना जैसी भी 3-4 महीना लग गया सारो कोयलो खाली, बाद में ना क्या ना कर सकता है क्या?
अगर वो कोयला, वो संपत्ति जो मैंने आपको दी है बदले में, आपने उस हालात की रखनी चाहिए कि वो वापस देने लायक रहो। वो वापस देने लायक ही नहीं रही, उसको सारी खाली कर दी, तो अब वो प्रॉपर्टी आप वापस नहीं दे सकते। मैंने अभिषेक जी प्रॉपर्टी जो कानाराम जी को दी वो उनके पास चली जाएगी, और मेरी प्रॉपर्टी इन्होंने जो खान खाली की है वो इन्हीं के पास ही रहेगी। सी टेक सॉरी, बी खान को कब्जे में लेता है और उससे क्या कर देता है, निःशेष कर देता है। तद द्वारा उसने संपदा के बी को अंतरित करने की क्या कर दी है, पुष्टि कर दी है, मान लिया जाएगा। वो ट्रांजेक्शन को मना अब नहीं कर सकते। चले आगे। इफ ही डज नॉट विद इन 1 ईयर आफ्टर दैट, इस चीज से मैं बिल्कुल सहमत नहीं। ये जो क्लोज हम पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल सहमत नहीं। हालांकि मैं क्लोज जो डॉक्ट्राइन इलेक्शन के बाद वो जो क्लोज था ना, खुद की है नहीं है, उससे भी आज के समय में बिल्कुल सहमत नहीं हूं। पर इससे तो कदापि नहीं हो सकता। मैं क्यों नहीं हो सकता, ये पढ़िए क्या लिखा है। यदि वह अंतरण की तारीख से 1 वर्ष के भीतर अंतरण की पुष्टि करने में या उसकी विसम्मति का अपना आशय अंतरक या उसके प्रतिनिधि को जता नहीं देता है। कितने टाइम में भाई, 2 साल तक ही नहीं जताता है तो मान लिया जाएगा, 2 साल तक यूज कर लिया तो मान लिया जाएगा कि भाई उसने हाँ कर दी। हाँ, यहाँ बात चल रही है 1 साल निकल गया, 1 साल में ना हाँ करी ना ना करी, तो अंतरक या उसका प्रतिनिधि उस कालावधि के अवसान पर उससे वापस कह सकता है कि भाई के बात है, साल भर निकल गयो, कोई हाँ ना की तो जवाब दो। यदि ऐसी अपेक्षा की प्राप्ति बच्चा युक्ति समय के भीतर उसका पालन नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अंतरण की पुष्टि करने का निर्वाचन कर लिया। 1 साल बाद मैंने इनसे पूछा, 1 साल बाद इन्होंने हामी या नामी का फिर जवाब, पहले 1 साल में कोई जवाब नहीं दिया, 1 साल बाद मैंने फिर पूछा, फिर इन्होंने कोई हाँ भरी न कोई ना भरी, तो मैं मान लूंगा कि इन्होंने हाँ भर दी। सर सही तो है, आपको क्या दिक्कत है, मेरे को बड़ी दिक्कत है इस यूज की बात नहीं, बस उनको बेनिफिट ट्रांसफर हो गया। वापिस पढ़ लीजिए अंग्रेजी। इफ ही डज नॉट विद इन 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर सिग्निफाइज टू द ट्रांसफरर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, यूज की कोई बात नहीं है, इज इंटेंशन टू कंफर्म और डिसेंट फ्रॉम द ट्रांसफर, the transferor or his representative may upon the expiration of that period require him to make his election, and if he does not comply with such requisition within a reasonable time after he has received it, he shall be deemed to have elected to confirm the देखो, पहले जो बातें थी वो ठीक थी। मैंने एक प्रॉपर्टी है वो बी को दी, और बी की प्रॉपर्टी किसे दी, सी को। बी 2 साल तक इससे बेनिफिट ले रहा है तो मान लेंगे इन्होंने हाँ कर दी। ये भी सही था, मैंने एक प्रॉपर्टी बी की सी को दी और बी को अपनी प्रॉपर्टी दी। बी ने उस प्रॉपर्टी को ऐसा कर दिया कि वो वापस ट्रांसफर के लायक नहीं है, जो अभी आपने खान का एग्जांपल पढ़ा था, खाली कर दी, वो भी सही। पर यहाँ क्या है, मैंने एक प्रॉपर्टी एक ट्रांसफर किया, बी की प्रॉपर्टी किसे दी, सी को, और ए को बदले में कुछ दी। 1 साल तक इसका कोई जवाब नहीं आया, फिर से इससे पूछा 1 साल बाद, फिर जवाब नहीं आया तो मानने आ जाएगा इसने हाँ ये मुझे सही नहीं लगता, इसको क्लियर करना था, बेनिफिट लिखना था, कुछ तो लिखना था। नहीं तो समस्या क्या है, मैं एक लेटर लिखता हूं अनंत अंबानी के नाम, मुकेश अंबानी नाम, तेरा एंटिला, मैं नाम करता हूं कानाराम जी के, और बदले में तेरे को 1000 रुपए देता हूं। कितने रुपए देता हूं, डाक भेजी। आप देखे नहीं देखे, देख भी ले तो क्यों माथो दुखा, क्यों रिप्लाई करे भाई, उसको कितनी ही जरूरत है। 1 साल तक फालतू लोग फालतू मैसेज करते रहते हैं, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। 1 साल बाद मैंने फिर मैसेज भेजा कि भाई देवे कोने के एंटिला 1000 में, उसने फिर सफिशिएंट टाइम में रिप्लाई, 1000 रुपया गलाया मुकेश अंबानी खाता में, एंटिला किसका, साला घूमने। आप किसी को जवाब देने के लिए बाध्य कभी नहीं कर सकते, ये तो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो गया। अब तो सारे दिन मुकेश अंबानी को देखता रहना पड़ेगा, मेल डाक, कोई 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 कर तो नहीं दिया आपने, कोई ट्रांसफर है कोई और ने, हाँ ना को जवाब देना है तो वो नो नो करता रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, एक टीम बनाऊंगा पूरी, रोज मैसेज डालो उसको,
मैं तेरा एंटीला ट्रांसफर कर रहा हूँ कानाराम जी को, बदले में 500 रुपए, कोई 100 रुपए, वो रोज नो 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 रिप्लाई करे, उसका एक ही काम है, एक आदमी बिठा दिया नो नो करने को। अगर नो नहीं किया, 1 साल में नहीं किया, तो फिर एक और मैसेज, ताई भाई दाई को ना 1000 रुपया, हाँ ना की तो जवाब दे, नहीं मैं मान लूंगा कि तूने कर दिया ट्रांसफर। फिर एक सफिशिएंट टाइम, साल और अड्डी के लिए आगे बनी। 52 मंजिल मकान, यहाँ गाना नाम जी कुछ हालांकि इनका पर्पस ये नहीं था, ये लिखना कुछ और चाह रहे थे पर कुछ मिस कर बैठे। 1 साल तक उसके पास है, कब्जे में है, या तो ये लिखो, या उस बेनिफिट को ले रहा है, या तो ये लिखो, कुछ तो लिखो। सिर्फ आप ही आप कहे जा रहे हो, आपके कहने मात्र से कोई अगला थोड़ी बाउंड हो जाएगा कोई रिप्लाई करने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है, ये किसी भी जमाने में लिखा हुआ है, ये सही नहीं। क्लियर? पर ये याद रखना है, 2 साल भी याद रखना है, 2 साल तक लगातार बेनिफिट यूज किया तो भी मान लिया जाएगा आपने इलेक्ट कर लिया है, और 1 साल के अंदर आपने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर से आपको इंटीमेट किया जाएगा, 1 साल के बाद फिर जवाब नहीं दिया तो मान लिया जाएगा आपने इलेक्ट कर लिया। और लास्ट आज का टॉपिक, इन केस ऑफ डिसेबिलिटी द इलेक्शन शैल बी पोस्टपोन्ड। अगर सामने वाला डिसेबल है तो जब तक वो एबल नहीं हो जाता तब तक उसकी हाँ ना को वेट, आप ये नहीं कहोगे 2 साल हो गए उसको तो यूज करते हुए, हमने मान लिया इलेक्ट कर लिया, 1 साल हो गया हमने मैसेज कर दिया मान लिया, वो अगला डिसेबल है हाँ ना करने के लिए, यानी 18 से कम है सब है, तो वो इलेक्ट जब तक नहीं कर सकता, जब तक पागल है, जब तक डिसेबल है, तब तक वो इलेक्शन का राइट उसका रुका रहेगा। क्लियर? आज इतना ही, खत्म हो गया ना अब तो, बड़ो दोरो है भाई। ये था आपका डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। क्लियर?